पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 3। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी 4 टॉपिक बचे हुए हैं जिससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं इस चैप्टर के। वो 4 टॉपिक्स की हम थ्योरी कर लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला टॉपिक है सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर। ठीक है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स एंड सुनामी। ठीक है, क्या है, एंड इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड। ये 4 टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज से शुरू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो जी क्या कहानी है। इंडिया के वॉल्केनोज देखने हैं, 2 वॉल्केनो इंडिया में, बैरन आइलैंड्स एंड नारकोंडम। ठीक है, एशिया का देखना है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका एंड यूरोप। यूरोप में स्पेशली इटली के। तो इसको देखते हैं। चलो इंडिया का देखते हैं। सबसे पहले क्या है इंडिया की कहानी। इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्केनो इंडिया का बैरन आइलैंड्स, एक्टिव वॉल्केनो। उसके बाद नारकोंडम आइलैंड्स, डॉर्मेंट वॉल्केनो। उसके बाद आपका दोसी हिल्स, ये हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे है, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए इससे। ठीक है, दोसी हिल यहाँ भी है, इसको काट देना, ये बढ़िया नहीं है, नॉट गुड, दिस इज गुड। ठीक है, क्या लिखा हुआ मैंने, India has one active volcano which is Barren Islands located in Andaman Islands. There are also several dormant or extinct volcanic mountains like Narcondam, Dosi Hills and Deccan Tract. ठीक है, खत्म हो गई कहानी। अब देखो एशिया में देखते हैं। फिलीपींस, ये सब काफ़ी न्यूज़ में रहता है। देखो जी फिलीपींस में सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले पिनाटुबो, इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है। ताल, मायोन और रागंग माउंटेन। ठीक है, तो ये 4 आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। ये 4 कौन से, पिनाटुबो कहाँ पे है, ताल कहाँ पे है, मायोन कहाँ पे है, रागंग कहाँ पे है। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से देखते हैं आपके इंडोनेशिया का सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन है आपका मेरापी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरापी है। उसके बाद है कारकातुआ, सिनाबंग। ठीक है, ये 3 हो गए, एंड सिमेरू। ठीक है, उसके बाद अगुन। ये 1 2 आपके 1 2 3 4 5, ये 5 माउंटेन याद रखना। मेरापी सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जापान में चलते हैं। जापान में क्या कहानी है। तो जापान में सबसे इंपॉर्टेंट जो वॉल्केनो है वो है फुजी, सबसे इंपॉर्टेंट फुजी। एक और याद रखना होगा तो असो। इस शीट को अपने पास रखना। Whenever you see these volcanic eruptions in the news, आप इस शीट पे आना और देखना कौन कौन से हैं, उसको मार्क करते जाना। यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे डॉट बना के एडिट कर देना। खैर मैं खुद कर दूंगा, और प्री से मार्च अप्रैल में मैं इसको अपडेटेड आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, ये सब वॉल्केनो हो गए एशिया के, और हो गए आपके इंडिया के 1 and 2 डन। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक साथ देख लेते हैं। देखो जी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट हेलिना। ठीक है, उसके बाद हवाई के 2 आइलैंड्स हैं, 2 वॉल्केनोस है, माउंट किलालाओ एंड माउंट लाओ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, किलावे एंड लाओ। ठीक है, अब आ जाओ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में 3 माउंटेन इंपॉर्टेंट है, वॉल्केनोस इंपॉर्टेंट है, कोटापैक्सी, चिम्बोराजो, कोटापैक्सी एंड ओजस डेल सैल्डो। ओजस डेल सैल्डो इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चिम्बोराजो जो है आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है, और कोटापैक्सी जो है आपका एक्टिव है। ठीक है, तो दिस इज एक्टिव, दिस इज एक्टिव, दिस इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, हो गया, ऐसे यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, पॉज करके रीड करना। नेक्स्ट इटली के माउंटेन्स देखते हैं। स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, इटना ना कहीं नीचे है, यहाँ पे इतना है, फिर स्ट्रोम्बोली है एंड देन वेसुवियस है। इसे सीक्वेंस में लिखा है तो ध्यान रखना इसका थोड़ा। ठीक है, अब आ जाओ माउंट किलिमंजारो, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। ये पहले एक वॉल्केनो था, अभी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। ठीक है, फिर है पिटोन डी ला फोरनेज, ये एक माउंटेन है, ये रियूनियन आइलैंड्स पे एक एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, ये हो गया खत्म कहानी। अब आ जाओ आपको एरिबस इज अंटार्कटिका, ये हो गई खत्म कहानी। ठीक है, तो इतने सारे आपको वॉल्केनो देखने थे। पॉज करना, देखना। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक लिस्ट बना के रखी है मैंने ऑलरेडी, तो उस लिस्ट को रीड करना और देखना कि वहाँ से आ रहे। ये सारे एक्टिव वॉल्केनो की लिस्ट है, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में थी। अगर आप ध्यान से देखोगे, किलावे,
लाओ, इटना, स्ट्रोम्बोली, माउंट विसुवियस, पिटोन, डेला, फोरनोइस, ओजस डेल सैल्डो, माउंट एरेबस, बैरन, फूजी। ठीक है, सारे हो गए माउंटेन खत्म आपके। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। कहाँ गया ये? खत्म हो गया, हाँ जी, ठीक है ठीक है। चलो अब पीछे चलते हैं, यहाँ देखते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, टॉपिक नंबर 1। देखो जी क्या है, क्या क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दो तरीके के सोर्सेज होता है जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगता है। पहला डायरेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, बस नाम पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स। जो आपका डायरेक्ट सोर्स है वो आएगा आपका माइनिंग एक्टिविटी से, ड्रिलिंग एक्टिविटी से। इन सबसे आपको डायरेक्ट सोर्स मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ से रॉक्स मिलेंगे, इन रॉक से हमें पता लगेगा। ठीक है, ड्रिलिंग से भी मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या है? वॉल्केनिक रॉक्स भी एक डायरेक्ट सोर्स है, वॉल्केनिज्म। ठीक है, ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ सोर्सेज ऑफ अर्थ है। तो हमें इससे इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ पता लगता है इन दो डायरेक्ट सोर्सेज से। इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है? अगेन बहुत ही सिंपल कहानी है, 3-4 इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। सबसे पहला आपका इनडायरेक्ट जो सोर्स है वो है आपका अगेन माइनिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि क्या है, जब हम माइनिंग करने जाते हैं सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी विटनेस दैट द डेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस। तो हम बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाते हैं बिकॉज डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल ऑफ दीज थ्री इंक्रीजेस एज वी गो डाउन इन द अर्थ सर्फेस। तो दिस टेल्स अस अबाउट कि डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। तो एक इनडायरेक्ट सोर्स हो गया। नेक्स्ट इनडायरेक्ट सोर्स हुआ मीटोरॉइड्स, क्योंकि मीटोरॉइड्स आर जनरली मेड अप ऑफ what earth is made up of. So if we examine the meteorites then we will know how earth will also work. तो इस वजह से meteorites को हम देखते हैं। ठीक है, meteorite और अर्थ का जो मटेरियल है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर हम देखते हैं ग्रेविटी एनोमली। ये एक वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी रीड करोगे तो पता लगेगा। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ पे डिफरेंट ग्रेविटी हमें मिलती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है मगर कुछ डिफरेंस आता है, उससे पता लगता है कि कौन सा मटेरियल उस वाले लोकेशन पे ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड देन फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सेम कहानी, ग्रेविटी मैग्नेटिक फील्ड एक ही जैसा है, हमें मटेरियल ऑफ द अर्थ के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट अर्थक्वेक्स। तो हमने शैडो जोन देखा था, उस शैडो जोन से हमें ये बात पता लगी कि जो हमारा आउटर कोर है, आउटर कोर जो है अपना वो लिक्विड है, तभी एस जो है, एस वेव इसके अंदर नहीं जा पाता। शैडो जोन उसका लंबा या बड़ा सा बनता है। ठीक है, तो ये हमें इससे मिला है, अर्थक्वेक से। ध्यान से देख लो इसको पहले। डायरेक्ट सोर्स माइनिंग, वॉल्केनिज्म। माइनिंग कैसे? हमें रॉक्स के बारे में पता चला, हमें ड्रिलिंग के बारे में पता लगा। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? माइनिंग, मीटेरॉइड्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक। ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ अर्थक्वेक। अगे बहुत ही सिंपल, 4-5 टाइप के अर्थक्वेक्स होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये तो यहीं से हो जाएगा। ये रहा। ठीक है, तो देखो जी, फर्स्ट टाइप ऑफ अर्थक्वेक अपना क्या है? टेक्टोनिक, वही प्लेट उठ गया, फॉल्ट बन गया, अर्थक्वेक आ गया। सेकंड वॉल्केनिज्म, अगर बहुत ही ज़्यादा इरप्शन होगा तो उससे ग्राउंड शेकिंग होगी, उससे भी अर्थक्वेक होगा, क्योंकि शेकिंग ऑफ द ग्राउंड को अर्थक्वेक बोलते हैं, इसलिए वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी एक टाइप ऑफ अर्थक्वेक है। बस नाम पता होना चाहिए, 5 टाइप के हैं। ठीक है, फिर थर्ड टाइप क्या हो गया? कोलैप्स अर्थक्वेक। क्या है कि कोई माइन कोलैप्स हो गया या कुछ बड़ा सा एलिमेंट ऑन द अर्थ सरफेस कोलैप्स हो गया, तो इससे कोलैप्स अर्थक्वेक आता है। फिर एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, कोई भी केमिकल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ उससे अर्थक्वेक आ गया, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। देन उसके बाद क्या कहानी है? या उसके बाद है रिवर्स, ये रिजर्वॉयर अर्थक्वेक। तो जितने भी लार्ज रिजर्वॉयर ये लोग अर्थक्वेक जनरेट कर सकते हैं। लार्ज रिजर्वॉयर, उसमें अगर क्रैक्स आ गए तो जो वाटर है ना, वाटर के मूवमेंट से हमारे अर्थ में शेकिंग होगी और इससे अर्थक्वेक बनेगा। ठीक है, तो ये 5 तरीके के अर्थक्वेक हो गए, टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, कोलैप्स, देन आपका क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन, एंड देन रिजर्वॉयर अर्थक्वेक। बस 5 नाम पता होने चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। इतना ही है ना? कहाँ गए हैं? टाइप हो गया। अब इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग लाइन ये नीचे वाली है। द फर्स्ट सिक्स लिस्टेड अबव हैव अ बियरिंग ऑन लैंडफॉर्म। देखो, अर्थक्वेक के 2 इफेक्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। 2 है,
एक लैंडफॉर्म पे डायरेक्ट इफेक्ट है जो कि यहाँ है, ये पहले 6 लैंडफॉर्म वाले हैं, ठीक है। एंड एक है आपका लाइफ एंड प्रॉपर्टी पे, ठीक है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी नीचे वाले हैं। तो ध्यान रखना लैंडफॉर्म पे क्या है, ग्राउंड शेकिंग लैंडफॉर्म पे है। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, इसका क्या मतलब है, जो जो घर बने होंगे ना आपके, वो एक तरफ से टिल्ट हो जाएगा, तो डिफरेंशियल ग्राउंड शेकिंग होगा। लैंड एंड मड स्लाइड, लैंड स्लाइड होगा या मड स्लाइड होगा। सॉइल लिक्विफैक्शन, सॉइल लिक्विफैक्शन कुछ नहीं होता है, क्या होता है कि सॉइल में बहुत सारा वाटर आ जाएगा, जो भी सैचुरेटेड सॉइल होगा वो अर्थक्वेक से बहुत तेजी से मूव होगा, तो इसी को बोलते हैं सॉइल लिक्विफैक्शन। द सैचुरेटेड सॉइल व्हिच इज मूविंग ड्यू टू अर्थक्वेक इज नोन एज सॉइल लिक्विफैक्शन। लिखा भी हुआ है, अ फिनोमेना वेयर सैचुरेटेड सॉइल लूजेस इट्स स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस बिहेविंग लाइक अ लिक्विड, लिक्विफैक्शन। ग्राउंड लर्चिंग, दैट इज सडन ग्राउंड मूवमेंट, एवलांच हो गया। तो ये 6। अब नेक्स्ट है जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्या है वो, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड होगा डैम में, फायर होगा, स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा, सुनामी और फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब देखो सुनामी से एक और क्वेश्चन आता है, क्या सुनामी अर्थक्वेक है, तो जी नहीं, सुनामी इज नॉट अर्थक्वेक, सुनामी इज ट्रेमर्स ऑफ वेव्स, इट इज नॉट अर्थक्वेक। बिल्कुल ध्यान रखना है बात, सुनामी वेव्स आर जनरेटेड बाय ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। ये लाइन सीधा सीधा उठ के आएगी, ठीक है। अब चाहे सुनामी को मैं हल्का समझा देता हूँ, क्या है सुनामी में। देखो जी क्या है, ये एक कोस्ट है अपना, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि कोस्ट के पास अगर अर्थक्वेक आया तो सुनामी कैसे होगी, और कोस्ट के दूर अगर अर्थक्वेक आया तो सुनामी कैसे होगी। देखो जी, अर्थक्वेक आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा वाटर, वाटर एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर हल्का सा और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर हल्का ऊपर, फिर हल्का नीचे, ऐसे ऐसे। तो जब वाटर ऊपर जा रहा है तो वो वाटर आ कहाँ से रहा है, तो क्या होता है, यहाँ से वाटर अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ रिसीडिंग होगा। तो इसलिए कहते हैं कि इफ द कोस्ट इज रिसीडिंग वेरी क्विकली एंड इट इज नॉट अ लो टाइड, देन इट इज अ साइन दैट सुनामी विल अकर, ठीक है। सुनामी आसपास आ जाएगा, सुनामी का इंडिकेटर होता है रिसीडिंग आपका कोस्टल वाटर। तो अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ये वाटर है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो वाटर ऐसे जाएगा, तो जब यहाँ पे वाटर है, वाटर ऐसे होगा तो जो कोस्ट पे वाटर हल्का पीछे आएगा। तो ये ध्यान रखना कि रिसीडिंग वाटर होता है जब सुनामी आने वाला होता है, ठीक है। तो ये रिसीड हुआ, ये गया, ये गया, ये गया, ये थोड़ा नीचे नीचे और ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब इमेजिन करो कि अर्थक्वेक यहाँ आया है, तो ये ऊपर गया, अभी नीचे आया, अभी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अगर कोस्ट के दूर होगा ना, तो वो जो वाटर के बड़े बड़े वेव्स हैं, उन वेव्स को शांत होने का समय ज़्यादा मिलेगा, डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो सुनामी नहीं लेके आएंगे। और अगर अर्थक्वेक पास आ गया कोस्ट के तो सुनामी वो लेके आएंगे, ठीक है। रिसीडिंग वाटर ऑफ द सी कोस्ट, याद रखना है शब्द, ठीक है। तो ये डन, ये डन, ये डन एंड ये डन, ठीक है। चलो जी, अब क्या कहानी है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लान है। इसमें इसी तरीके से हर एक चैप्टर हम करेंगे टॉपिक वाइज PYQ से, 30 ईयर्स ऑफ PYQ UPSC एंड PCS के सब PYQ से होगा। बैच स्ट्रेंथ 6 to 9 स्टूडेंट्स ओनली। नो नोट मेकिंग, एवरी नोट आई विल गिव, कुछ नहीं करना है, बस रीड करके आ जाना क्लास में, ठीक है। इसमें GS 1, 2, 3 के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होगा, आपको मैं क्वेश्चंस देने शुरू करूंगा, हर रोज 1-2 उसको मैं चेक भी करूंगा, ठीक है। क्लास का ड्यूरेशन 2 से 2.5 आवर्स एंड वीडियो लेक्चर्स विल बी अवेलेबल टू दोज हु हैव मिस्ड द क्लास, ठीक बात है। अब क्या है, 3-day बैचेस आर फॉर दोज हु आर अपेयरिंग फॉर 2027, ठीक है। एंड 6-day बैचेस आर दोज हु आर अपेयरिंग फॉर 2026। एनरोल करना होगा तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना। ओके, बाय बाय।